अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है, शायद सबसे ज़्यादा करीब है। मैं अगले महीने मई के महीने में 58 साल का हो जाऊँगा और मैं समझता हूँ कि मेरी 58 साल की ज़िंदगी का जो यादगार तरीन दिन था, जो सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, जो मैं कभी नहीं भूल सकता, वो आजक यात्रा थी। आजक मेरे पुरखों का गांव है। आजक का नाम आते ही मेरे रुएं रुएं में एक मोहब्बत, एक अकीदत आ जाती है। मैं आजक के जाने के लिए इतना बेचैन था कि मैं बता नहीं सकता, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आजक जा सकूंगा। और जिस तरह मैं वहाँ पे एक दिन गुजारा है वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये तो मैं आभारी हूँ अपने आजक वालों का कि उन्होंने मेरे लिए ये दिन इतना यादगार बनाया। अजीज दोस्तों, आजक हमेशा से मेरे पुरखों का गांव था, तो मेरे लिए बड़ी बेचैनी रहती थी कि मुझे इसके बारे में पता चले। जब नया नया इंटरनेट आया तो मैं, उस वक्त आपको पता है इंटरनेट इतना डेवलप नहीं था, तो भी मैं ढूंढता रहता था नक्शों में जाके, मैप्स में जाके कि कहीं से मुझे आजक मिले। नहीं मिलता था। छोटा सा गांव है, 200-250 लोगों का गांव। तो जब इंटरनेट थोड़ा डेवलप हुआ तो मुझे आजक नक्शों में नज़र आना शुरू हो गया कि ये मांगरोल तालुका डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है, गुजरात, भारत। और फिर जब सोशल मीडिया आया तो मैंने और ज़ोर शोर से ढूंढना शुरू किया। तो आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, मेरा कनेक्शन हुआ एक तनवीर नाम के लड़के से। तनवीर ज़ाहिर है मुझसे बहुत छोटा है, इंजीनियरिंग राजकोट में पढ़ता है, लेकिन उसका गांव आजक है, उसके घर वाले आजक में रहते हैं, वो राजकोट के कॉलेज में पढ़ता है। तो मुझसे बहुत छोटा है, औलाद जैसा है, मेरे बेटे जैसा है, लेकिन ये है कि मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ। दोस्त की कोई उम्र नहीं होती। उसने मुझे आजक की फ़ोटोज़ भेजी, वीडियोस भेजी, बहुत कुछ वो किया। फिर जब मेरा जाने का हुआ और जब मैं भारत गया तो मुझे, जब पुष्पेंद्र कुलशेस्त्री जी को पता चला कि मैं बड़ा बेचैन हूँ आजक और सोमनाथ के लिए, और अमेरिका में मेरी एक बहन रहती हैं, वो भी गुजरात से हैं, सनातनी बहन है मेरी, उनको जब पता चला तो इन दोनों ने मेरा ये पूरा गुजरात का ट्रिप, पुष्पेंद्र जी और मेरी उस बहन ने ऑर्गेनाइज करवाया। तो निखिल त्रिवेदी भाई हैं जो कि मुंबई से गाड़ी लेके आए और मुझे अहमदाबाद एयरपोर्ट से पिक किया, और फिर हम राजकोट गए, और फिर राजकोट में रात गुजार के हम फिर अगले दिन सुबह मैं दूल्हे की तरह यही कपड़े पहन के तैयार होके निकला, और मेरे अंदर एक तूफान सा मचा हुआ था कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपने पुरखों की मट्टी पे जा रहा हूँ। मैं पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि ये करूँगा, वो करूँगा, ये देखूँगा, वो देखूँगा। मेरे वहमो गुमान में ना था कि मेरे साथ आजक जाके क्या होने वाला है। जब आजक के करीब पहुंचे तो मैं रास्ते देखता रहा। जब मुझे पता चला कि अब मांगरोल तालुका शुरू हो गया है तो मुझे वहाँ पे मुख्तलिफ गांव के बोर्ड नज़र आने लगे, शहरों के, टाउनों के। कराची में जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से मेमन आए के बसे थे, उन सब की अपनी अपनी गांव के हिसाब से एक जमातें बनाई थी इन्होंने। बाटवा जमात है, कुतियाना जमात, वंथली जमात, वेरावल जमात, दोरा जी, तो इस तरह सबके अब वो नाम आते गए तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं अब अपने इलाके में पहुंच गया। मैं बेचैन एक बच्चे की तरह पूरे पूरे रास्तों की वीडियो बनाता रहा। मैं क्या क्या आपको दिखाऊं, मैं पूरा रास्ता वीडियोस बना बना के अपने, ताकि मुझे वो रिकॉर्ड मेरे पास रहे, जब भी मुझे अपने पुरखों के इलाके में जाना हो तो मैं वो सफ़र लगा के देख सकूं। अजीज दोस्तों, आजक का जब पहला बोर्ड आया तो हमने गाड़ी रोकी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। आगे बढ़े तो तनवीर जो हमारा, जिस राजकोट से फिर वो हमारे साथ ही आ गया था अपने कॉलेज से, और वो हमें लेके जा रहा था। निखिल भाई, मैं, तनवीर, हम जा रहे थे। तो जब
आजक से पहले तनवीर ने कहा कि हमारी ज़मीन, तनवीर फार्मर्स फैमिली से है तो इनकी काफ़ी ज़मीनें हैं खेती बाड़ी के लिए। तो उसने कहा आजक के बराबर में एक और गांव है जहाँ पे हम, मेरे पिताजी और मेरे माँ इस वक्त हैं, और वहाँ पे आप आइए, पहले वहाँ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो पहले हम उस गांव में गए जहाँ पे तनवीर के पिताजी और माँ और उन लोगों ने मेरा स्वागत किया। वहाँ पे मैं पहली बार, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने परिवार से मिल रहा हूँ। वो एक अंदर से मोहब्बत फूट रही थी, उनका उठना बैठना। मुझे अपनी दादी का घर याद आ रहा था, क्योंकि वो जब आजक से उठ के कराची आए थे तो सारी ज़िंदगी जब दादी का घर हम देखते थे तो वही मुझे वहाँ पे महसूस होने लगा कि उसी तरह उठना बैठना, सारा मिलना, किस तरह हाथ चूमना और ये सब चीज़ें वो मुझे याद आती रही। वहाँ पे मुझे कोकोनट नारियल का पानी पिलाया, फिर वापस नारियल का पानी पिलाया। मैंने कहा भाई साहब ज़िंदगी में इतना नारियल नहीं पिया, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे सादा पानी तो कोई पीता नहीं, ज़्यादातर नारियल पानी पीते हैं। एक और चीज़ मुझे यार दोस्तों ने कहा था कि इंडिया में जाओ तो मिनरल वाटर पे रहना, क्योंकि वहाँ पे पेट खराब हो जाता है। लेकिन आजक में मैंने कोशिश की कि मैं नलके का पानी भी पीऊँ, ताकि मुझे वो अपनी, मैं हर वो चीज़ करना चाहता था जो मेरे पुरखों के गांव के हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी। जब हम आजक में दाखिल हुए, वहाँ से उस गांव से उठ के जब आजक में दाखिल हुए, तो बस मैं अपने जज्बात काबू नहीं रख सका। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो सामने सरपंच साहब थे, प्रफुल्ल भाई थे, दूसरे सारे, पूरा गांव जमा था और इन्होंने ढोल तहाशे का बंदोबस्त किया था। मैं तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के ज़मीन पे अपना सर डाल दिया। मैं उस मट्टी को अपने मुंह पे लगा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे पुरखों की मट्टी है, ये मेरे डीएनए है, ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। मैं उसको जितना अपने अंदर समो सकूं मैं समो लूँ। और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अपने जज्बात, देखें हर आदमी के अपने जज्बात होते हैं, हो सकता है हर आदमी को अपने पुरखों के इलाके का इतना ना हो, लेकिन शायद मैं एक मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान हूँ। मुझे अपने उस गांव से इतना, मैं बता नहीं सकता कि उनसियत थी, इतना वो था कि मैं बस रोना मेरे को आ रहा था। और मुझे वो 75 साल पुरानी रात याद आ रही थी जिसमें मैं नहीं था, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन जो हम अपने पुरखों से कहानियाँ सुनते थे, दादा से दादी से, कि किस तरह वहाँ रात के अंधेरे में वहाँ से उठ के ये लोग मुंबई आए थे और फिर मुंबई से कराची आए थे। मुझे याद आ रहा था कि इसी गांव से मेरे पुरखों का पूरा ख़ानदान वहाँ से उठ के चला गया था रात के अंधेरे में। और आज 75 साल बाद जब एक आदमी आके कहता है कि ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं, और उन लोगों ने मुझे अपनायत इतनी दी कि मैं हैरान था कि इन लोगों का दिल कितना बड़ा है कि एक अनजान आदमी आके कहता है कि मैं आजक से हूँ। और उन्होंने मुझे अपने दरमियान एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह अपने दरमियान जगह दी। और जिस तरह मेरा स्वागत हो रहा था मैं बता नहीं सकता। जिस तरह ये मेरे ऊपर पैसे निछावर कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मेरे फादर जब पहली बार सऊदी अरब जा रहे थे जॉब करने के लिए, तो हमारे जो रिश्तेदार थे, और हम जो कराची में जहाँ रहते थे वहाँ सारे आजक वाले रहते थे। आजक में सिर्फ 2 मेमन फैमिलीज थी, बाकी सब गुजराती मुसलमान जो थे वो सब चले गए थे। वो सब उसी मेरे दादा के घर के पास रहते थे। तो जब मेरे पिताजी जब जा रहे थे सऊदी अरब, तो घर से नीचे उतरे तो वही जिस तरह मेरा इस्तकबाल हो रहा था, इसी तरह मेरे पिताजी के ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं, उनको फूल पहनाए जा रहे हैं। और मुझे एक एक चीज़ अपने दिल के करीब लगी कि ये तो सब देजा व्यू है। देजा व्यू मीन्स कि मैंने देखा हुआ है जैसे। और फिर इन्होंने जो ढोल तहाशे के साथ, और जो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बगैर म्यूज़िक के सुना रहा हूँ कि वो म्यूज़िक जो बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बजा रहे थे, वो शायद कॉपीराइट की वजह से यूट्यूब मुझे इजाज़त ना दे। लेकिन आप ये देखें कि इसमें मेरा जो स्वागत किया जा रहा है और मुझे जो मान सम्मान दिया जा रहा है, मैं बता नहीं सकता। कि पूरे आजक के लोग वहाँ पे जमा थे, सब काम काज छोड़ के। सिर्फ इनको इतना पता चला था कि एक आजक वाला
75 साल बाद अपने गांव में आया, जो यहाँ पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो उस गांव को अपना ओन करता है। जिस तरह मैं भारत को अपना देश मानता हूँ, उसी तरह वो गांव, तो मानूं या ना मानूं, मेरा गांव है, मेरे पुरखों की ज़मीन है, मेरे पुरखों की हड्डियां दफन हैं वहाँ पे। मेरे पिताजी ने वहाँ पे आँख खोली थी, वहाँ पे पले बड़े थे हम। वहाँ से फिर आगे बढ़े, वो उस ढोल तहाशे के साथ मुझे आगे चौपाल तक ले जाया गया, जहाँ पे चौपाल पे मैं प्रफुल्ल भाई के साथ और गांव वालों के साथ वहाँ पे बैठा। वहाँ पे काफ़ी देर बातचीत हुई। प्रफुल्ल भाई फिर मुझे वहाँ से वो लेके गए एक दरख्त दिखाने के लिए कि उस दरख्त के नीचे से जब कोई गुजरता है तो उसकी खांसी ठीक हो जाती है, उसकी कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अब वो मैं बीमारी के हिसाब से नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं भी उस दरख्त के नीचे से गुजरने की कोशिश करूं। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं उल्टा लेट के, सीधा लेट के, हर तरह से ट्राई की, लेकिन मेरे मोटे पेट की वजह से 2 साल कोविड के ज़माने में घर में बैठ बैठ के पेट बहुत निकल आया था, तो मैं गुजर ना सका। लेकिन मैंने अपने तौर पे ट्राई की। फिर मुझे घोड़ी पे बिठाया गया, मुझे घोड़ी पे बिठा के लेके गए। अब बचपन में घोड़ों पे बैठे थे कभी, लेकिन अब वो मुझे पकड़ के 2 साइड से लोग कि मैं गिर ना जाऊं। मैं बिल्कुल, मुझे बच्चे की तरह उन्होंने एक एक चीज़ करवाई। वो 3 व्हीलर के ऊपर मुझे बिठाया, मुझे स्कूटरों पे लेके चारों तरफ लेके घूमते रहे। फिर बुज़ुर्गों को ढूंढा गया कि वो मेरे पुरखों का मकान दिखाएं, तो वहाँ पे मेरे स्वागत के लिए स्टेज बनाया गया था। तो पहले शाम को मुझे उधर दोपहर के वक्त स्टेज पे लेके गए, वहाँ पे चाय और चीज़ें पेश की गई। वहाँ पे सारे गांव के लोग आके बैठे। प्रफुल्ल भाई ने मुझे वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि मेरे पुरखों का घर है ना, वो पहले दूसरा घर बताया गया था, शायद उनको भी मिला नहीं था। बाद में असल घर की तरफ हम बाद में गए, तो उन्होंने जो घर के बारे में बता रहे थे वो जरा डिटेल सुनिए। हमारा बापू, आपके जो पिताजी का जो था, वो यहाँ के उस टाइम में जो बुजुर्ग थे वो तो अभी तो चले गए। वो लालभाई गमेती, लालभाई बोला कि भाई मैं आपका पैसा अभी ये पूरा नहीं कर सकता हूँ और आपको निकलना है, तो ये माधवपुर में जो आपकी जगह थी वो पूरा लिया। अभी उसमें मेरे चाचा ही रहते हैं, वो डेला। मैंने बहुत तलाश की कि भाई ये कौन सा मकान है जो शायद अभी हयात भी हो या चेंज हो गया हो, तो अभी हयात है। ये मेरी खुशनसीबी ना, मैं जाके देख सकूंगा वो जगह। मैंने उसके लिए बहुत जगह से जाना कि भाई कौन सा मकान होगा ये, तभी पता चला कि ये मकान है। तो करते बराबर। तो आजक और बगसरा दोनों को बाटवा जमात ने अपने पास ले लिया। तो हमारी जमात बाटवा है, अच्छा। लेकिन हम हैं आजक के। तो अक्सर हमें वहाँ पे वो बाटवा वाले हैं ना, मेरी माँ जैसे, तो मेरे को कहती थी कि गुस्से में आती थी ना, तू गामड़े वाला है, तू गामड़े जो है हटे ऐसा बाटो है जायूं। तो मैं ये है कि लेकिन है हमारी जमात बाटवा। यहाँ तो 2 ही घर थे शायद, 2 ही घर, बाकी सैयद थे। सैयद कराची में हमारे दादा का घर था ना, वहाँ पे सारे आजक वाले थे। और वहाँ पे आदम मस्जिद थी, आदम मस्जिद के नीचे मेरे दादा और सारे आजक के सारे पुराने लोग बैठते थे। रोज शाम को हम बच्चे खेलते थे और वो उधर बैठते थे। पूरा आजक का माहौल था। और मैं पढ़ा हूँ, वाडला स्कूल नाम था उसका। मैं सऊदी अरब चला गया, फिर वहाँ से दुबई चला गया, फिर वहाँ से फ्रांस चला गया, बेल्जियम, अब लंदन में हूँ 10 साल से। लेकिन ये है कि हमेशा मेरे चाचा है ना, जान मोहम्मद, दादा का नाम लगाते थे हाजी मूसा। अच्छा। दूसरे चाचा हबीब हाजी मूसा। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, मैं अपने गांव का नाम लगाऊंगा। मेरे पापा ने अब्दुल गफ्फार आजाक का नाम रखा। और उससे फिर मुझे इस गांव से मतलब मेरे साथ जुड़ा हुआ है मेरा। बिल्कुल। दुनिया में जहाँ भी जाओ मेरे पासपोर्ट पे मिस्टर आजाक क्या, हॉस्पिटल जाओ मिस्टर आजाक क्या, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे इतना वो था कि मैं कभी तो अपने गाँव जाऊँ, कभी तो देखूँ जहाँ पे मेरे पापा इधर घूमते थे, खेलते कूदते थे, मस्जिद में जाते थे। ये सब चीज़ें यहाँ की मुझे, और वो बचपन उनका, वो मुझे
हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि आपको पता है सियासत होती है, हाँ तो वहाँ पे इंडिया दुश्मन है हमें पढ़ाते थे। लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मोहब्बत दिखाई। उन्होंने कहा, जैसे मेरी माँ बाटवे की बात करती तो इतने प्यार से करती कि बाटवे में हम ये करते थे, बाटवे में। गलियों में वो खेलते होंगे ना। इन लोगों ने देखा है ऐसा माँ को। अच्छा, तो उस जमाने का कोई है? उस जमाने का तो एक बुजुर्ग है दामजी भाई, उसका मुलाकात करवाएंगे आपसे, थोड़ा पता चले हमारा। हाँ जरूर जरूर। हाँ जरूर भाई ने, हाँ राज्य में वो भी बहुत बुजुर्ग है। तो फिर उस घर के डिटेल उन्होंने जो बताई वो सारी सुन के फिर वहाँ पे काफ़ी देर हम बैठ के बातें करते रहे। फिर मुझे लेके निकले, फिर मुझे पान खिलाने के लिए ले गए। मैं पान वाले के पास गया, उसने बड़ा अच्छा सा पान बना के मुझे खिलाया। जगह जगह चाय, नारियल के पानी। उस दिन मैंने जितना नारियल पिया उतना तो ज़िंदगी में कभी नहीं पिया होगा। और इस तरह फिर मुझे मंदिर लेके गए। गांव में मंदिर थे, 2 मंदिर थे, जिसमें एक मंदिर के अंदर 2 मंदिर थे, एक अलग से मंदिर था। मुझे मंदिर लेके गए। मैंने मंदिर में उन भगवानों के सामने पूजा की जहाँ पे मेरे पुरखों ने पूजा की होगी। और उस गांव की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिल के साथ रहते थे। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता था कि किसको प्रणाम करूं और किसको सलाम करूं, ज़्यादातर पहचानने में नहीं आते थे। सब एक जैसे लोग थे, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था। सब पूरा गांव एक साथ मिल के वहाँ पे मेरे साथ बैठा था। और फिर जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मुसलमान सारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, किसी ने कोई वो नहीं किया जैसे मुझे सोशल मीडिया पे ताने मारे जाते हैं कि तू तो काफिर हो गया, हिंदू हो गए, वो सब। फिर जब वहाँ से निकले मुझे कब्रिस्तान लेके गए। मुझे पता नहीं था कि मेरे पुरखों की कौन सी वो होगी कब्रें, लेकिन मुझे वहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया कि ये वाली कब्रें हैं ना जो टूटी फूटी सारी, ये उन लोगों की हैं जो 47 में चले गए थे, उनके पुरखों की है। तो उसी में आपके पुरखों की भी कब्रें होंगी। वहाँ पे मैंने फातिहा पढ़ी। वहाँ पे मैं ज़मीन पे कब्रिस्तान में बैठ के काफ़ी देर रोता रहा, अपने पुरखों को याद करता रहा। फिर वहाँ से उठ के फिर मुझे तनवीर के फादर ने कहा कि असर की नमाज़ होने वाली है, आप मस्जिद में आएंगे। मैंने कहा ये मस्जिद 47 से पहले की, मतलब इसके नीचे कोई मंदिर वगैरह तो नहीं? तो बोला नहीं, ये जेन्युइन मस्जिद है और ये बाकायदा गांव में सब हिंदू मुसलमान मिल के बनाई थी इधर, और जेन्युइन मस्जिद है। तो मैंने कहा फिर मैं इस मस्जिद में नमाज़ ज़रूर पढ़ूँगा, ताकि मैं, क्योंकि मेरे फादर ने भी यहाँ पे पहली अपनी नमाज़ पढ़ी होगी, मेरे दादा यहाँ पे नमाज़ पढ़ते होंगे, मेरे पुरखों ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी होगी। तो मैं फिर मस्जिद में गया, वहाँ पे वज़ू किया, फिर वहाँ से मैंने नमाज़ पढ़ी, इमाम साहब से मुलाकात हुई, वहाँ पे सब नमाजियों से मिल के फिर मैं बाहर आया तो सारे हिंदू मेरा इंतज़ार कर रहे थे, हिंदू मुसलमान जो भी थे सारे, सब ने मिल के वहाँ से फिर मुझे दूसरे कब्रिस्तान में ले गए। फिर वो जो घर बता रहे थे प्रफुल्ल भाई के, वो पुरखों का मेरे घर है, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे और मुझे चीज़ें बताते रहे। वहाँ पे फिर एक और बुज़ुर्ग आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला वो घर नहीं है, ये तुम्हारे पुरखों का घर नहीं है, तुम्हारे पुरखों का घर तो खंडर हो गया है और उसमें कोई रहता नहीं है, क्योंकि वो बेच के नहीं गए थे। तो फिर जब वो बेच के नहीं गए थे तो किसी ने उनके घर पे कब्जा नहीं किया। तो मुझे फिर उन्होंने फिर मुझे निशानियां बताई। इन्होंने कहा हाजरा कौन है? मैंने कहा हाजरा मेरी फूफी है, मेरे फादर की बहन है। तो बोले हाजरा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। तो मैंने कहा हाजरा फूफी का अभी 3 महीने पहले इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने कहा अब्दुल नबी कौन है? मैंने कहा अब्दुल नबी तो कोई नहीं, मेरे फादर अब्दुल गफ्फार हैं। बोले हाँ अब्दुल गफ्फार, सॉरी मैं भूल गया, अब्दुल गफ्फार, वो हमसे 1 क्लास आगे थे। मैंने कहा वो मेरे फादर हैं। तो उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें, फिर सारा पूरा गाँव मुझे उधर लेके गया। उस घर में गए, उस घर का
दीवारें तो टूटी हुई थीं, लेकिन दरवाज़ा कायम था और दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ था। ये देखें मेरे गांव के लोग, ये मेरे भारत के लोग, कि मेरे पुरखों के घर की जो जगह थी वो ऐसे ही पड़ी थी, उस पर किसी ने अपना कब्जा करके घर नहीं बनाया था। वो दरवाजे पे फिर मेरी एक ख्वाहिश पता नहीं अंदर से कहाँ से उठी कि मैं, ठीक है एक अच्छी चीज़ नहीं है सिगरेट पीना, लेकिन मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं इस दरवाजे पे बैठ के एक सिगरेट पीऊँ। वहाँ दरवाजे पे बैठ के मैंने फिर एक सिगरेट पी, फिर वहाँ पे काफ़ी देर बातें की, फिर दीवार फलांग के हम अंदर गए। अंदर मुझे वो दरख्त दिखाया गया। इन्होंने कहा ये दरख्त है ना, ये बाद का है, 47 के बाद का है, लेकिन वो दरख्त है वो 47 से पहले का है। तो मुझे फिर उस दरख्त से बेर टूट के गिरे हुए थे, वो बेर मैंने खाए, खट्टे मीठे बेर। वो मेरे फादर भी खाते होंगे, क्योंकि मुझे याद आता है कि मेरे फादर और मेरी हाजरा फूफी अक्सर कहती थी कि हम वहाँ पे दरख्तों से टूट के फल जो गिरते थे वो खाते थे। वहाँ पे प्याज, ऑनियन जो होती थी वो हम हमारी माँ के लकड़ी के चूल्हे में डाल देते थे, और थोड़ी देर बाद वो जब पक जाती थी, बारबेक्यू हो जाती थी, तो हम निकाल के वो खाते थे। तो मैं भी वो सब चीज़ें करता रहा, और उस घर के पास मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। वहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे पिताजी की आत्मा उधर आई है, मेरे पुरखों की आत्माएं आके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, मुझे कह रही हैं बेटा तुमने ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया कि तुमने अपने पुरखों को नहीं भूले, तुम अपनी मिट्टी को नहीं भूले, तुम अपने लोगों को नहीं भूले। और मैं बता नहीं सकता कि वो दिन मेरे लिए कैसा था क्या। और फिर मैं जब यहाँ से जा रहा था लंदन से, तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा आजक से क्या मिलेगा, क्या लेके आओगे? तो मैंने कहा बेटा मैं आजक की मट्टी लेके आऊँगा। कहते मट्टी का क्या करोगे? मैंने कहा बेटा ये तुम नहीं समझोगे। तो मैंने फिर थैली भर के वहाँ पे मट्टी जमा की मुख्तलिफ आजक के इलाकों से। मेरी अजीब सी ख्वाहिशात थी। मैं जब लंदन से जा रहा था तो मेरी बीवी ने कहा बाल तो कटवा लो, तो मैंने कहा नहीं मैं आजक में कटवाऊँगा। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिस्म का, मेरी बॉडी का कुछ हिस्सा आजक की मट्टी में मिल जाए, आजक की ज़मीन को मैं दे के आऊँ। तो इसलिए मैं आजक में बाल कटवाऊँगा, तो मेरे बाल के कुछ हिस्से वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे तनवीर और दूसरे परफुल भाई वगैरह से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मुझे बाल कटवाने हैं इधर। तो फ़ौरन हेयर ड्रेसर को बुलाया गया, वो स्कूटर पे बैठ के आया बेचारा, अपनी सारी मशीनें लेके सब चीज़ें। वहाँ मेरे उसने बाल काटे, और मैं वहाँ पे बैठ के मुझे फिर रोना आ रहा था कि यार यहीं पे तो मेरे पिताजी भी बाल कटवाते होंगे, यहीं पे तो सब कुछ होता होगा। मुझे मुख्तलिफ इतना सा गांव, लेकिन फिर मुझे इसके खेतों में लेके गए, इसके खेतों को पूरा दिखाया। पूरा गांव खेती बाड़ी के उस पे है। वहाँ पे 2-4 ग्रोसरी की दुकानें हैं, ग्रोसरी भी छोटी मोटी ग्रोसरी की, ज़्यादातर ख़रीदारी के लिए ये वेरावल और करीब के टाउन्स में जाते हैं। और एक पान की दुकान थी, और इस तरह बाकी वहाँ पे और कुछ नहीं था, सिर्फ खेती बाड़ी पे पूरा गांव चलता है। तो वहाँ पे खेती बाड़ी में मैं खेतों में गया मैं, वहाँ पे मुझे वो पंप दिखाए गए पानी के, और किस तरह पानी का सिस्टम, एक एक चीज़ मुझे दिखाई गई। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे मूंगफली के पीनट्स के बहुत ज़्यादा काम था। और तनवीर का जो घर था जहाँ पे मैं रात को रुका, वहाँ पे भी ढेर के ढेर मूंगफली के लगे थे। तो मैंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे मूंगफली लेके जानी है। बोले लंदन ले जाएंगे? मैंने कहा हाँ, मैं कुछ तो अपने आजक की मट्टी का अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिला सकूं। तो मुझे उन्होंने इतना ज़्यादा थैला भर के मूंगफली दी, मैं वो लेके आया। फिर मैंने सब बच्चों को थोड़ी थोड़ी वो मूंगफली लंदन में खिलाई। फिर वहाँ पे रात को इन्होंने बंदोबस्त किया था, वो जहाँ पे स्टेज लगाया था वहाँ पे पूरे गांव की दावत की गई थी। सुबह से मैं देख रहा था वहाँ पे औरतें आदमी सब्जियाँ काट रहे हैं और सारा तैयारी हो रही है। फिर रात को वहाँ पे पूरे गांव ने हमने एक साथ बैठ के खाना खाया, चादरें बिछा के ज़मीन पे। और बाजरे नु रोटलो, जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं है बाजरेनी रोटली, लेकिन मैंने फिर वो बाजरेनी रोटलो खाया, कोकोनट का हलवा खाया। मेरे गांव के जो असल खाने थे, क्योंकि मुझे पहले ही इन्होंने फ़ोन पर पूछा था कि आप क्या खाएंगे, मैंने कहा जो गांव का ऑथेंटिक खाना है मैं वो खाऊंगा। तो वो उन्होंने सारे खाने बनाए, मैंने पूरे गांव के साथ बैठ के वो खाना खाया।
फिर हम लोग वहाँ पे स्टेज पे गए, वहाँ पे मुझे इतनी शालें, दर्जनों के हिसाब से शालें उड़ाई गई, पगड़ी पहनाई गई। प्रफुल्ल भाई ने और दूसरे लोगों ने वहाँ पे स्पीचेस की, मुझसे भी स्पीचेस करने का कहा। मेरे गांव की जो गुजराती थी ना, वो मुझे पूरी की पूरी समझ आती थी, लेकिन बोलना तो मुझे आती नहीं, मैं मेमन हूँ। तो गुजराती मैं उनकी पूरी समझ लेता था, लेकिन जब मेरी बोलने का वक्त आया तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई मेरी बदकिस्मती है कि मुझे गुजराती सीखने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे स्पीच की, फिर वहाँ पे किसी की शिकायत पे पुलिस भी आई, मेरा इंटरव्यू लिया कि भाई क्यों आए हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, अच्छा पाकिस्तानी हो, लेकिन बदतमीज़ी नहीं की। पूरा इंटरव्यू लिया, मेरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ली और फिर वो चले गए। फिर रात के तकरीबन 12:30-1 बजे तनवीर के घर के ऊपर अंदर मेरे लिए रहने का बंदोबस्त किया था। मैं, निखिल भाई और हमारे चेतन भाई थे, हम तीन आए थे राजकोट से, और तनवीर, हम चारों उसी कमरे में सोए, एक कमरे में। रास्ते में मैंने तनवीर से पूछा था कि मैंने कहा वहाँ पे रात को जानवर वगैरह तो नहीं आते? तो उसने कहा अभी 2-3 हफ्ते पहले एक शेर आ गया था और एक आदमी को थोड़ा काट भी लिया था। तो मैंने कहा सांप? तो उसने कहा सांप तो आम बात है, सांप तो उधर बहुत होते हैं। तो मैंने कहा कि अबे ले मरवा दिया। अब रात को मेरे को 3-3:30 बजे पेशाब आया, तो मैंने कहा टॉयलेट जाना है, कैसे जाऊँ? टॉयलेट पीछे खेतों में था, प्रॉपर टॉयलेट था लेकिन खेतों के अंदर बना हुआ था, उधर पीछे घर के पिछवाड़े में। तो अब मैं डरूं, मैंने कहा कोई शेर या कोई सांप वाप ना आ जाए। खैर डरते डरते गया मैं उधर टॉयलेट में गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि 40 साल बाद देसी कमोड पे मैंने टॉयलेट, तो पूरा वो मुझे अपना ख़ानदानी माहौल जो मिला, जो बचपन मुझे सारा याद आता रहा कि हम किस तरह रहते थे, क्या हमारी चीज़ें थीं। तो वहाँ रात कटी, फिर सुबह, और सुबह जो फिर नाश्ते का जो बंदोबस्त किया गया था, वो माँ मैं बता नहीं सकता कि मुझे ठोस ठोस के खिलाया, ऐसे जैसे मुझे पूरे 2 हफ्ते का खाना एक साथ खिलाना हो। और पूरा लोग सारे जमा हो गए थे, तनवीर का पूरा फैमिली थी, बड़ी फैमिली है, वो सब ने मिल के इतना खाना खिलाया। वहाँ से फिर मूंगफली ली, फिर वहाँ से फिर सारे लोगों से मिल मिला के फिर मेरी वहाँ से रवानगी हुई। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का ये यादगार दिन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे जज्बात को आप महसूस कर सकेंगे इस पूरी वीडियो में। इसके एंड पे मैं कुछ वीडियोस भी लगा रहा हूँ जो आप लोगों को मज़ीद इसमें मेरी वहाँ की एक्टिविटीज़ के हवाले से, जो कि मैं इस दौरान अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इस दौरान जितनी मैं लगा सका मैं लगाया, लेकिन बाकी जो वीडियोस हैं वो मैं एंड पे लगा रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, बड़ा ही यादगार मेरा ये सफ़र रहा, मेरे लिए भुलाने वाला ये सफ़र नहीं है। मैं इसके अगले दिन सोमनाथ गया और फिर वहाँ से बाटवा गया ना, जब बाटवा मेरी मदर का बर्थ प्लेस है, तो बाटवा में मुझे फिर एक मेमन मिल गए। फिर उसके साथ जो मैंने मेमनी में बात की, तब तनवीर को यकीन आया कि वाकई में इन लोगों में से हूँ। उसने कहा आज मैं तो समझा था आपको नहीं आती यहाँ की कोई ज़बान, लेकिन आपकी मेमनी, अच्छा उसको मेरी मेमनी सारी गुजरातियों को सबको समझ में आ रही थी और मुझे उनकी गुजराती समझ में आ रही थी, क्योंकि गुजराती अहमदाबाद की और ऊपर दूसरे गुजरात की ज़रा डिफरेंट है। और सौराष्ट्र ख़ास तौर पर मांगरोल तालुका की बिल्कुल मेमनी गुजराती मिक्स है, तो मुझे एक एक चीज़ उनकी समझ में आ रही थी। वो मेरा अपना इलाका है, वो मेरा अपना है। मैं बता नहीं सकता कि उस गांव में मैंने कितना यादगार अपना दिन गुजारा। और मेरे पास ज़ाहिर है टाइम की कमी थी, वरना तो मैं वहाँ पे हफ्ता रहता, लेकिन मैं आजक के लोगों का प्यार मोहब्बत कभी भुला नहीं सकता और मैं उनका एहसानमंद हूँ, प्रफुल्ल भाई का, पूरे गांव का, कि इन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी कि मेरा दिल भर आया। मैं पूरा दिन जो मैंने वहाँ पे गुजारा वो मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ पे लोगों के जो मेरे साथ, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं इनका कोई बिछड़ा हुआ भाई हूँ। मुझे मुख्तलिफ स्कूटरों पे लेके घूमते रहे, मुझे हर जगह, मतलब एक एक गांव का एक एक कोना दिखाया, मुझे एक एक घर दिखाया, मुख्तलिफ घरों में लेके गए, मंदिरों में लेके गए, मस्जिद में, कब्रिस्तान में,
पान वाले के पास, हर जगह मुझे वो लेके गए। फिर दूर दूर तक पीछे दूसरे गांव के इलाकों में लेके गए। रात के वक्त मुझे एक और जगह पे लेके गए पीछे गांव में, वहाँ पे कुछ घर बने हुए थे। पूरा समझ लेना कि मुझे जो मेरी हसरतें थी ना, वो एक एक उन्होंने पूरी की। मेरी जितनी ख्वाहिशें थी, जितनी उस गांव के हवाले से मेरे हसरतें थी कि मैं ये करूं वो करूं, वो सब इन्होंने मुझसे करवाया और मुझे मतलब ओवरवेल्म करके वापस भेजा। अजीज दोस्तों, हर आदमी को अपनी मट्टी से लगाव होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये अब जो लोग शहरों में पैदा हुए हैं, जिनके पुरखों के लोग शहरों में पैदा हुए हैं, समझ में आता है। लेकिन आजकल अर्बन लाइफ में ज़्यादातर लोग वो हैं जो मुख्तलिफ गाँव से उठ के आए हैं या उनके पेरेंट्स मुख्तलिफ गाँव से, तो अपनी ओरिजिन की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। भारत हम सब की ओरिजिन है, लेकिन भारत इतना बड़ा है। अब जैसे निखिल भाई जो मेरे साथ थे, मुंबई से आए थे, वो भी कह रहे थे कि मैं जब से मुझे पता चला है कि आरिफ भाई आप अपने पुरखों के इलाके में जाना चाहते हैं, तो मुझे भी अंदर से ख्वाहिश आई कि मैं भी, हालांकि उनका शायद यूपी में कहीं है या महाराष्ट्र में कहीं है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से वापस जाके मैं फ़ौरन जाऊँगा अपने पुरखों के इलाके में। इसी तरह अगले दिन सोमनाथ में आए थे विवेक आनंद जी, वो सोमनाथ की ज़ियारत के लिए आए थे, यात्रा के लिए, तो मेरे साथ भी वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। वो उसके 2 हफ्ते बाद इन्होंने भी मुझे वीडियो और फोटो भेजी कि मैं भी अपने पुरखों के गांव में गया था। तो अपने पुरखों के इलाकों को देखना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, हमारी अंदर कौन सी मिट्टी है, हमारा डीएनए किस जगह से है। अपने इलाके को ज़रूर देखना चाहिए। आप चाहे जहाँ, ये नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, ये देखें कि आपकी नस्ल कहाँ चली है, कि हज़ारों साल तक आपके लोग कहाँ रहते रहे। और मेरे पिताजी आजक में पैदा हुए, दादाजी आजक में पैदा हुए, और उससे ऊपर जितनी हमें पीढ़ियाँ नज़र आती हैं वो सब आजक की हैं। और हम लोग ये है कि मेमन लोगों के बारे में है कि हिजरत करके चले गए थे सिंध, और सिंध से वापस गुजरात आ गए थे और कच्छ में गए थे, और है तो वही इलाका ना। और आफ्टर ऑल हम उस गांव में जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ है, और आज भी उन लोगों ने हमें याद रखा है। हमारा घर वहाँ पे कायम मौजूद है, मतलब टूटा फूटा ही सही, लेकिन जगह वो मौजूद है। उस दरवाज़े को मैं बार बार देखता रहता हूँ। अजीज़ दोस्तों, मेरी आजक यात्रा मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मैं भूल नहीं सकता आजक वालों की मोहब्बत का, मैं चुका नहीं सकता ये मोहब्बत का कर्ज जो इन्होंने मुझ पर डाल दिया है। और मैं हमेशा याद रखूँगा आजक के लोगों को, ये मेरे अपने लोग हैं। इनमें से जितने ज़्यादा लोग अब जैसे ये वीडियो देखते हैं तो वो तनवीर से या प्रफुल्ल भाई से मेरा नंबर लेके मुझसे राब्ते में रहें, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने परिवार के साथ राब्ते में हूँ। आस पास में जैसे बगसरा एक गांव है, बगसरे में मेरी दादी पैदा हुई थी। बगसरा से मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे कि प्लीज़ आप आएँ, लेकिन मेरे पास वहाँ पे वक्त का बड़ा मसला था। इस तरह वेरावल से मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों का फ़ोन आ रहे थे कि आप प्लीज़ आएँ वेरावल, लेकिन मैं उन सब इलाकों में जा नहीं सका। अब एक और नई अपने अंदर एक ख्वाहिश, एक हसरत वापस उठी है कि कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं 2-3 हफ्ते वहाँ पे सौराष्ट्र में रहूँगा, उस पूरे इलाके में पूरे सुकून के साथ वहाँ पे रहूँगा। लेकिन लेट्स सी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये मौका कब मिलता है। लेकिन बहरहाल मैं आजक यात्रा मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी यात्रा थी, सबसे यादगार यात्रा थी। थैंक यू वेरी मच आजक वालों, थैंक यू वेरी मच भारत माता, थैंक यू वेरी मच भारत माता फॉर गिविंग मी सो मच। सो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आभारी हूँ एक एक भारत के परिवार के लोगों का, जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए मोहब्बत दी है और मान दिया है, सपोर्ट किया है हर जगह, कि मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि मैं इस धरती माँ से, इस मातृ देश से, इस भारत माता से हमेशा प्यार करूँगा। मेरी ज़िंदगी में भारत माता विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं अपने भारत के लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा सच बोलूँगा, सच आपके सामने रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, भारत माता की जय।
इसका रिनोवेशन किया बाकी वही मकान है आया વાંધો નહીં તો પછી લેવાઈ જશે. હા હા हाँ ये छोटा था वो भी बोलता है ना कि ये छोटा था મને કે અમારે આવવું તો ત્યાં તમારે કહેવાય જાય નથી હું કોકડીક બે પછી જાય તો તમે આવતા એ ભાઈ પછી આ તમારા મકાન છે ને એ તમારો ડેલો છે ને એ પછીની થોડીક આગળની જગ્યા એ બીજા એક મહેમાનની હતી હતી કે નહીં આમ ઓટલી વાળા હે બરોબર ને ભાઈ મને કે જે ઈ ડોહલ ઓટલી માં બે હતો આખા હા એને હરો એ ભાઈ મારી વાત સાંભળો એ એને હરો હતા ને अरे भाई यहाँ पे मैं आज हूँ और आपकी दादी और मेरे पापा के साथ जो पढ़ते थे वो यहाँ पे हैं लेकिन आपके पापा फ़ोन नहीं उठा रहे मैंने कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे शायद बिजी होंगे हैं नंबर पे कर रहा हूँ नहीं नंबर पे कर रहा हूँ તો ભાઈ મારી તો એ વાતમાં ન સમજે તમે સમજી ગયા हाँ अगर हो तो आप मेरे को मैसेज दो तो मैं कॉल करता हूँ तो आपके पापा को गुजराती आती है ना आपके पापा को गुजराती आती है ना अच्छा चलें ठीक है मुझे बता दीजिएगा મૂસા હાજરા મૂસા એની દીકરીનું નામ હતું ભાઈ એ પછી ક્યાં દેવાની હોય એ મને ખબર નથી બાકી અબ્દુલ નબી મારા ભેગો ભણતો ચોથી ચોપડી ત્રીજી ચોપડી એ મારા ભેગો ભણતો એ મને બાકી ખબર છે ए भाई पापा मारा वाला भाई हूँ कहीं ये वो आप मेरे बड़े हैं भाई उसको 85 साल हुई इसको 88 आजादी मिली ने तभी 17 साल का था मेरे पापा 12 साल के थे हाँ 100%. ए ए ए एक भाई मुसाભાઈ ના બાપનું નામ નથી આવડતું મને अब्दुल हाजी अबीब हाजी मूसा हाजी अबीब हाजी अभी મુસોભાઈ આવો આવો આમ બહુ જાડો નહોતો અને આવો માણસ હતો અને કાળી ટોપી પહેરતો અને સમજા અને
એના મકાન આ ક્યાં છે મિસ્ત્રી વાળો ડેલો આ રખુનું ને છે ને મિસ્ત્રી વાળો ડેલો મારા મકાન પતુભાઈ વાળો ડેલો એમ હા એ પતુભાઈ વાળો ડેલો મુસાનું હતું ભાઈ પછી એના મેં તેથી એના મકાન નહોતા જોયા પણ એની દીકરી ને અબ્દુલ નબી બે મારા ભેગા ભણતા એ હું ખાતરી આપું ભાઈ અને હું ચોથા ધોરણ સુધી બન્યો પછી એ મૂસો અને એ ક્યાં ગયા એ ભાઈ મને ખબર નથી હો કેમ કે ભાઈ હું ખેતીમાં વળગી ગયો અને પછી મને ખબર નથી આ જૈન ભાઈ हमारे मेहमान आए थे गामडे का मान है भाई ये गामडे का मान है हेलो अभी जाओ ये स्कूल क्या है ना चलो ठीक है, टाटा। वैसे तो मेरा काम बोलना ही है, लेकिन आज मेरे पास शब्द नहीं है। पहले तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरे को गुजराती नहीं आती। इसमें यह है कि जब कराची में मेरे पिताजी गए तो उन्होंने कराची में गुजराती मीडियम में मैट्रिक किया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान से गुजराती ज़बान को ख़त्म कर दिया गया। हम घर में मैम नहीं बोलते हैं, लेकिन गुजराती कभी सीख नहीं सके, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज सबसे ज़्यादा मुझे गुजराती ना आने का अफसोस हो रहा है कि मैं अपने घर आया हूँ तो मेरे पास वो ज़बान नहीं है जो यहाँ बोली जाती है। मैं समझ गया सारी बातें, जितनी भी बातें गुजराती में, क्योंकि यहाँ की गुजराती बहुत आसान है, लेकिन ये है कि फिर भी मेरी शर्मिंदगी है कि मैं आपसे गुजराती में बात नहीं कर सक रहा। देखें, बात यह है कि मेरे पिताजी जब छोटे थे, मतलब हम जब छोटे थे तो मेरे पिताजी अपना नाम लिखते थे अब्दुल गफ़ार हाजी मूसा, और मेरे चाचा भी हाजी मूसा लगाते थे दादा का नाम। फिर जब पिताजी सऊदी अरब गए ना तो उन्होंने अपना नाम अब्दुल गफ़ार आजा किया। मैं अक्सर उनसे पूछता था कि आप अपने गांव के वाक़यात बताएं, तो हमें बातें बताते थे। मेरी फूफी हाजरा फूफी वो बातें बताती थी, इस मिठास से, इस प्यार से इस गांव की बात करती थी कि हमें बचपन से ही लगता था कि यार कैसा होगा आज जिसका इतना प्यार करते हैं ये सब। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे दादा के घर के पास एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के बाहर रोज़ शाम को दादा और आजक के आए हुए सारे लोग, खासतौर पे जिन सैयद ख़ानदान का जिक्र किया, वो सब वहाँ जमा होते थे। शाम को हम बच्चे उधर खेल रहे होते थे, आजक की ही बातें करते थे। ऐसा लगता है जैसे आपकी चौपाल का माहौल था उधर। भूले नहीं थे, अपनी जगह कौन भूलता है। अपनी धरती, अपनी ज़मीन छोड़ के जाने का डर उनके अंदर कितना था वो हमें पता है। लगाव इतना था कि अपना सरनेम उन्होंने आजा क्या रखा। मेरा भी पहला पासपोर्ट बना 8 साल की उम्र में, जब हम सऊदी अरब जा रहे थे, तो आरिफ अब्दुल गफ़ार लिखा था उसमें। लेकिन जब मैं बाद में बड़ा होकर जॉब पे निकला सऊदी अरब के लिए, तो सऊदी अरब भी मैं उसी पासपोर्ट पे गया था। लेकिन जब मैं यूरोप की तरफ गया तो मैंने अपने पासपोर्ट में नाम चेंज किया और आरिफ आजा क्या रखा, क्योंकि मेरी पहचान मेरा गांव है। मैंने बहुत बाद में समझा कि मेरा जो डीएनए है ना वो पाकिस्तानी नहीं है,
वो इंडियन है क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन मेरे से पीछे सारे मेरे पिताजी, दादा, परदादा सब इधर आजक से पैदा हुए हजारों साल से। तो हम कैसे पाकिस्तानी हो गए जो सिर्फ 20 साल उधर रहे। मैं जैसे यूरोप में रहता हूँ तो 26 साल हो गए मैंने फ्रांस की नेशनलिटी ले ली है 1996 में। मुझे आज भी वहाँ पे कहा जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो। तो फिर मैं बैठ कर सोचता हूँ कि जब मैं 32 साल से यूरोप में हूँ, 26 साल से फ्रेंच नेशनल हूँ, इसके बाद भी मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, तो फिर मैं इंडियन क्यों नहीं हूँ, मैं आजक का क्यों नहीं। ये हमेशा से मेरे जहन में रहता था। और मैं इंटरनेट आने से पहले सोचता रहता था कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा गांव कहाँ है, क्या है। पिताजी वही 75 साल पुरानी बात बताते थे जब यहाँ रहते थे। आज क्या आजक है, सब ये चीज़ें मुझे नहीं पता चलती थी। इंटरनेट आया तो मैं ढूंढता रहता सर्च इंजन पे जाके, लेकिन कोई खबर आजक की इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। ये तो सोशल मीडिया आया, इसके बाद चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ। फेसबुक पे मैं अक्सर आजक क्या मुख्तलिफ चेंज कर करके ढूंढता रहता था, तो मुझे मिलते थे कुछ आजक वाले, लेकिन वो सब कराची वाले होते थे, यहाँ का कोई नहीं मिलता था। फिर मैं यूट्यूब पे आया और ट्विटर और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, तो मुझे सौराष्ट्र से लोग मिलते थे अक्सर। तो मैं उनसे पूछता, यार आप आजक के बारे में कुछ जानते हो? कभी कोई कहता, हाँ मैंने एक बार देखा था, मैं आपके गांव से गुजरा था इस तरह। एक बार ये तनवीर का मैसेज आया कि मैं हूँ आजक से। वो दिन मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बचपन में कोई बच्चा बिछड़ जाता है अपने परिवार से। मैं इससे बच्चों की तरह पूछता था, यार कैसा है मेरा गाँव। इसने मुझे तस्वीरें भेजी, वीडियो बना के भेजी सारी जगहों की, और मेरे बच्चे हैरान होते थे। वो कहते थे, पापा क्या देखते रहते हो? मैंने कहा, बेटा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और हर आदमी में ये चीज़ नहीं होती, मेरे अंदर कुछ ज़्यादा थी। मेरे अंदर इतनी थी कि मैं जब आ रहा था इंडिया, तो मेरी बीवी ने कहा बाल तो कटा के जाओ। तो मैंने कहा मैं आजक में कटाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ तो उस मट्टी में मिले। मौत का तो पता नहीं कहाँ आएगी, लेकिन कुछ तो मैं इस मट्टी में डाल के जाऊं ताकि मुझे सुकून मिले। और मैं आपके इस गांव से इतना मोहब्बत लेके जा रहा हूं, इतना प्यार लेके जा रहा हूं, इतना मान सम्मान लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं ये लेके जा रहा हूं मेरे गांव की मट्टी। ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये मेरी मट्टी है। और इससे मुझे कितना लगाव है ये अल्फाज में मैं आपको नहीं बता सकता। आजक आया, मैंने तनवीर से कहा कि यार मैं वीज़ा की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आजक आऊँगा। इसने कहा हमारे घर में रहना। मैंने कहा होटल होता है उधर कोई? इसने कहा नहीं, इधर छोटे से गांव में होटल कहाँ होगा, मेरे घर पे आप रहना। मैंने कहा ठीक है। फिर निखिल भाई के साथ जब मैं इंडिया आ गया, दिल्ली आया, फिर हरियाणा गया, फिर राजस्थान गया, हर जगह माना मिला। और मैं सोचता था कि जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली में जो इतना मान मिला है, आजक में क्या होगा। मुझे निखिल भाई भी पूछते थे कि आजक में कोई किसी को बताया भी है? तो मैंने कहा कि बात हुई है। फिर प्रफुल्ल भाई से बात हुई तो निखिल भाई ने कहा कि कुछ जगह का प्रबंध हुआ। मैंने कहा हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, हमारा ही गांव है। लेकिन जो हुआ ना, वो मेरी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल इतनी। जो मान आप लोगों ने दिया मुझे, मतलब ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में आया हूँ। और जब आजक गांव शुरू हुआ तो गाड़ी रुकवा के मैं उस बोर्ड के पास खड़ा हुआ। मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं राजकोट से चला हूँ, रास्ते में जगह जगह की वीडियो बनाई।
मैंने कहा ये पूरा मैं एक वीडियो बना के बाद में रखूंगा अपने पास, जब मेरा दिल करेगा गांव जाने का तो मैं वो वीडियो चलाऊंगा, मुझे याद आएगा कि ये सब चीज़ें आती रही और मैं महसूस होगा। देखें, हर इंसान का अलग, मेरा भी अपना एक भाई है पाकिस्तान में, उसको पता ही नहीं है कि अजब का क्या है क्या नहीं है। हर आदमी का अपना हिसाब होता है। मेरे अंदर कुछ है इस गांव के लिए, इस जगह के लिए, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करता हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट में काम करता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो अक्सर गोरे भी मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस आज़ाद क्या। तो मैं इनको बताता हूँ कि ये हमारा छोटा सा गांव है इतने बड़े इंडिया में, गुजरात में, और उनको जो मुझे डिटेल पता होती है वो मैं बताता हूँ। मेरे लिए मतलब मैं इंडिया आया हूँ, इससे पहले भी 2004 में मैं आया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में, 17 दिन रहा था, लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस के चक्कर में, और मैं अक्सर कहता था यहाँ के जो वीज़ा देने वाले हैं कि भाई गुजरात, बोले नहीं गुजरात आपका कोई रिश्तेदार है, क्योंकि हम, मेरे पासपोर्ट फ्रेंच है लेकिन उस पर प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान कराची लिखा है, तो वो वीज़ा का मसला होता है। वो एक डब्बा ऐसा लगा हुआ है कि उसको साफ नहीं कर सकते, पैदाइश है कराची की तो है। तो वो कहते हैं आपका कोई रिश्तेदार है, वो खत दे दे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं कहा नहीं, हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं, जो थे सब चले गए, तो वीज़ा यहाँ का मिलता नहीं था। अब की मैंने अप्लाई किया तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भारत सरकार का कि मुझे वीज़ा दिया और मुझे ये इजाज़त दी कि मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊँ। तो मैं बाकी तो अपने काम के ट्रिप हैं, लोगों से, कुछ लोगों से मिलना है जो मेरा काम है उस सिलसिले में। अब मैं यहाँ से यूपी भी जाऊँगा, लेकिन ये जो था ना गुजरात का ट्रिप, इसमें मुझे कोई काम नहीं था। यहाँ पे मैं अपनों से मिलने के लिए आया था और रास्ता भर सोचता था कि कैसा होगा क्या होगा। और मैं आपको बताऊं, मेरा गांव है इसलिए नहीं कह रहा, आप लोगों को ये लगेगा हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं, नहीं देखी ऐसी जगह। ये नहीं है कि यहाँ पे लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं ये वो, लेकिन जो भाईचारा देखा, जो मोहब्बत देखी, मतलब सबको आपस में कितना प्यार करते देखा, ये नहीं देखा मैंने। है ठीक है, मैं हरियाणा गया, वहाँ पे भी बहुत प्यार है आपस में लोगों में, ये वो सब जगह ऊंच नीच भी होती है, लेकिन यहाँ तो मुझे अपने पिताजी की बातें याद आती। मैं उनसे पूछा था, मैंने कहा आपको ऐसी क्या कयामत आई थी कि आपने आजक छोड़ दिया? तो वो कहते हैं वो हमारे आजक में कभी कभी कोई मसला नहीं हुआ, रिलीजन के हवाले से कभी कोई हिंदू मुस्लिम ये वो कोई मसला नहीं हुआ। कहते हैं किस तरह हम यहाँ पे रहते थे ये मैं बता नहीं सकता, कि यहाँ पे सब बराबरी की बुनियाद पे सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं, कि कोई ये नहीं कि तुम ये हो मैं ये हूँ और तुम्हारा मसला है और मेरा नहीं है। सबके मसले साझे होते थे, सब एक दूसरे के मसलों को शेयर करते थे। तो मैंने कहा फिर क्यों आए? तो बोले वो आसपास के गांव में जब बलवे होने लगे और हमले होने लगे तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि यहाँ से अब चला जाए। तो हम मुंबई आ गए और मुंबई से फिर कराची आ गए। तो मैं जब यहाँ पे ये माहौल आज अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि मुझे तनवीर मेरा यहाँ पे समझने के एक रिश्तेदार है जो मुझे एक एक चीज़ बताता है, तो अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती है। तो वो मुझे बताता था कि आजक में तो मतलब बिल्कुल ही किसी का पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है, सब समझ लो एक परिवार है पूरा गाँव। तो मैं फिर भी सोचता था कि जाके देखूं। अब आज मैं इधर पूरा दिन मैंने गुजारा है, मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पे अलग अलग घर है, मुझे ऐसा लगा सब एक ही घर है पूरा, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई जाति मुझे नजर नहीं आई, सब एक दूसरे से घुल मिल के यहाँ पे रहते हैं। ऐसा माहौल कहाँ कहीं भी नहीं है, इवन यूरोप में भी नहीं है। ठीक है, यूरोप में आपके साथ इतना भेदभाव सरकारी तौर पे नहीं होता, लेकिन अक्सर आपको गोरे भेदभाव कर जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, और सब एक और चीज़ मैंने देखी कि आपको बड़े शहरों में नज़र आएगा कि लोग बड़े टेंशन में रहते हैं, चेहरे पे टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगी। यहाँ पे सब कुशल मंगल है,
सब मज़े से यहाँ पे रह रहे हैं, सब किसी के चेहरे पे मुझे कोई टेंशन नहीं नज़र आई। और मुश्किल होगी भी तो वो मुंह पे उनके नज़र नहीं आई, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सब मिलजुल के वो कर लेंगे। बदनसीबी हमारी क्या भाई, हम इधर रहते नहीं हैं। मैं अगर यहाँ पैदा हुआ होता, मेरे पिताजी ने अगर यहाँ से नहीं गए होते तो आज मैं भी आपके साथ यहाँ बैठा होता, मेरे बच्चे भी यहीं बैठे होते। और शायद जो हमने पूरी ज़िंदगी एक टेंशन में गुजारी है, भाग दौड़ इधर उधर, जो हमारे साथ कराची में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से, ये सब चीज़ें ना होती हमारे साथ, हम भी यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठे होते। लेकिन अब नसीब से आप नहीं लड़ सकते। अब हम कम से कम, मुझे आज जो आप लोगों ने मेरे साथ किया वो मेरे लिए अनमोल है। और मतलब मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि जो मुझे आज यहाँ से प्यार मिला है, मान सम्मान मिला है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मैंने 57 साल की उम्र में इतना मान सम्मान कहीं नहीं मिला जो आजक वालों ने दिया। और क्या लालच है, कोई लालच नहीं, अपना समझ के दिया कि अपना बिछड़ा हुआ बच्चा इधर आया है, अपना बिछड़ा हुआ भाई इधर आया है। और मैं तो खोज खोज के आया हूँ, ढूंढ ढूंढ के चीज़ें, कोशिशें कर, कई सालों की कोशिश से मुझे आज गुजरात में आने का मौका मिला। हमेशा याद रहेगा मुझे आज का दिन, मेरी जिंदगी का यादगार दिन है। और मतलब यह है कि आज मैंने जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, आपने मुझे जो प्यार दिया, अब मैं कल मर जाऊं मुझे अफसोस नहीं होता कि मुझे हमेशा से हसरत थी कि मैं अपनी मट्टी एक बार को देख लूं, छू लूं। जब मैं आजक में उतरा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो मुझे सबसे ज्यादा रोना इस बात पे आया था कि काश मेरे पिताजी होते आज, तो वो देखते कि मेरे बेटे ने मेरे गांव में जाके पांव रखा। और ये है कि जब मैं उतरा, जिंदगी में बड़े गांव देखे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा जैसे अपने घर में आया हूं। मुझे यहाँ पे परछाइयाँ नजर आने लगी कि मेरे दादा, अच्छा मैं यहाँ पे कई लोगों को देखा, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनके कपड़े इजार पहनी हुई, मुझे दादा लग रहे, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे तो दादा 50-60 के होंगे। मुझे ऐसा लगा मेरे दादा यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अपना जो माहौल यहाँ पर मुझे मिला, अजनबी नहीं लगा। आप लोगों को बात करते हुए मैंने सुना जो गुजराती में, तो ऐसे कई अल्फाज मेरे जहन में आए जो हम बचपन में सुनते थे। अब तो हमारी मेमनी भी आधी उर्दू हो गई है, मिक्स हो जाती है ना। तो ऐसे कई अल्फाज मैंने सुने यहाँ पे जो मुझे मतलब याद आ गया कि हाँ बचपन में ये हमारे घर में बोले जाते थे अल्फाज। अब तो आप देखें ना, 32 साल से तो मैं यूरोप में रह रहा हूँ, वहाँ पे मेमनी, मेरी बीवी को मेमनी नहीं आती, हालांकि मेरी बीवी बाटवे की है। लेकिन पाकिस्तान में कराची में एक फैशन चला था कि मेमन लोग हैं ना, वो शर्माते थे कि अपने बच्चों को कहते थे उर्दू में बात करो, क्योंकि वो कहते थे कि जब हम उर्दू बोलते हैं ना मेमन लोग, तो हमारे एक्शन से पता चल जाता है कि ये मेमन है, तो शर्माते थे। तो अपने बच्चों को वो उर्दू में बात कराते थे। तो मेरी बीवी के माँ बाप बाटवा में पैदा हुए हैं, वो आपस में वो मेमनी में बात करते थे, लेकिन बच्चों से, मेरी बीवी से जैसे उर्दू में, तो उसको मेमनी नहीं आती, तो हम आपस में उर्दू में बात करते हैं। तो मैं तो कभी कभार कोई मेमन मिल जाए तो उससे बात होती है, वरना तो उर्दू ही हमारे जबान हो गई है। तो आज मुझे वो जबान याद आ गई, वो अल्फाज याद आए मुझे, मतलब मुझे अपना बचपन याद आया, अपने लोग, हमारे जो मेरी फुफियाँ थी, मेरे चाचा थे। अभी मैं 12 साल से पाकिस्तान नहीं गया, तो 12 साल पहले मैं आखिरी बार जब गया था ना, तो मैं अपने चाचा से मिलने गया, तो वो नीचे ओटे पे
बैठे हुए थे बिल्डिंग के नीचे, रात का वक्त था और चाय वाय पी रहे थे, तो मुझे देखा, मुझे बिठाया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आज तो मैं आपसे पूरा इंटरव्यू लूंगा, मुझे आज का बताओ हमारा काम क्या था उधर। बोले हम आड़तीय थे, हम अनाज का व्यापार करते थे। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों छोड़ा। बोला बेटा भूल जा यार, अब अभी तक जान नहीं छोड़ रहा तू, अब हो गया, अब तो यहाँ पे जिंदगी बीत गई, यहाँ पे ही सब कुछ हो गया, अब छोड़ दो। आपको याद आता है? बोला बचपन गुजरा है भाई, उधर पैदा हुआ हूँ, कैसे याद नहीं आएगा, अपना गाँव है, अपना इलाका।